हाँ जी बच्चों, आवाज़ आ रही है आप लोग को मेरी? देख पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ आ रहे हैं। हाँ अभी बस शुरू करें। वो एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा था तो उस चक्कर में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा। हाँ अब आप अपने डाउट्स बोलिए। चैप्टर 1 सिड सेटर हैमंड, आपके जो डाउट्स हैं एक एक करके मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते जाइए। व्हाट्सएप किया आपने? क्वेश्चन बोल दो एक बार, व्हाट्सएप तो मैं खोल ही लूँगा। क्वेश्चन बोल दो। 1.4 क्वेश्चन 3 रीडिंग है मेरे पास। फ़ोटो की ज़रूरत नहीं, रीडिंग है मेरे पास। हाँ 1.4। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे आपको। नहीं बेटा, एक मिनट रुको ज़रा प्लीज़, एक मिनट रुको। अभी पहले एक एक करके चलेंगे वरना तो फिर हो नहीं पाएगा ना। वन बाय वन चलते हैं। अभी 1.4 में किसी का डाउट है तो पूछना, फिर 1.5 पे आऊँगा, फिर 6 पे, फिर 7 पे चलेंगे अभी। क्वेश्चन 3 ये कह रहे हैं फॉर व्हाट रियल नंबर्स x इज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस डिफाइंड। तो ए पार्ट है हमारे पास 3/x-4, ये कब डिफाइंड होगा? देखिए कोई फंक्शन डिफाइन कब होता है, अगर रेडिकल साइन हो स्क्वायर रूट तो रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर रैशनल एक्सप्रेशन है तो डिनोमिनेटर शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो। जहाँ जहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो होगा फंक्शन में डिफाइंड होगा। तो x-4 इज ज़ीरो मीन्स x इज 4, तो x 4 पे नॉट डिफाइंड है ये। इसके अलावा बाकी सब जगह डिफाइंड है। सो देयरफॉर इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, fx। देयरफॉर fx is defined for all x belongs to real values except 4। 4 को छोड़ के बाकी सब जगह डिफाइंड है, कोई और जगह नहीं है जहाँ नॉट डिफाइंड। इसी का बी पार्ट है मेरे पास x-1 अपॉन, क्लियर हो गया आपको? चलो एक आध और कर देता हूँ, एक आध कर देता हूँ, आपने पूछा ही है तो। हाँ अब देखिए यहाँ पे भी रेडिकल साइन नहीं है, बस एफ एक्स पी एक्स बाई क्यू एक्स है, तो डिनोमिनेटर पे देखते हैं ज़ीरो कहाँ पे होगा। x टाइम्स x प्लस 2 इज़ ज़ीरो मीन्स x इज़ ज़ीरो और x इज़ -2। तो ज़ीरो और -2 छोड़ के बाकी सब जगह डिफाइंड है। सो देयरफॉर एफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट 0 -2। कर देता हूँ, रुको एक क्वाड्रेटिक वाला भी कर देता हूँ, डी पार्ट फिर छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक कर देता हूँ। 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x-5, इसके फैक्टर बनाइए। -5 है ना, तो मतलब 5-1 बनता है, इसको भी मैं एफ एक्स बोल देता हूँ। 3x अपॉन ये बन रहा है x प्लस 5 टाइम्स x-1, तो x प्लस 5 टाइम्स x-1 इज 0 when x इज -5 और x इज 1। तो जहाँ ज़ीरो नहीं होगा -5 और 1 को छोड़कर, सो देयरफॉर एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -5 एंड 1। तो -5 और 1 को छोड़ के बाकी सब जगह डिफाइंड रहेगा। ठीक है, क्लियर? हाँ जी बेटा रुको, अभी 1.4 हुआ 7 पे आते हैं। 1.5 में कोई क्वेरी, 4 में कोई क्वेरी किसी की और नहीं है? 5 में? हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन है 5 में? नहीं, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। fill in the blank rectangles with if if and only if when result is। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में करवाए हुए हैं, मतलब वीडियो आपने ठीक से देखा नहीं है। अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताता हूँ शुरू से। देखिए ये हमारे पास
प्रोपोजिशन का क्वेश्चन है जहाँ पे अगर हमें दिया है उसने P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, तो इसका मतलब क्या होता है? इसको हम कहते हैं P इम्प्लाइज Q। ये जो P होता है यहाँ पे P होता है सफिशिएंट कंडीशन, P इज सफिशिएंट कंडीशन। यानी अगर P अगर कर रहा है तो Q जरूर करेगा, लेकिन P नेसेसरी नहीं है Q के लिए यहाँ पे, मतलब P का होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर P हो गया तो Q जरूर होगा। Q नेसेसरी है, Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P। P इंप्लाइज Q है तो Q हो रहा है मतलब P जरूर हुआ है। फिर Q नेसेसरी कंडीशन, Q अगर नहीं हो रहा है, Q अगर नहीं हो रहा है तो मतलब P नहीं हो सकता फिर, क्योंकि P का होने का मतलब ही Q होना है। तो अगर Q नहीं हो रहा मतलब P भी नहीं हुआ होगा। और कई बार क्या करता है वो ना, आपको ऐसे एक स्टेटमेंट लिखेगा, फिर एक स्टेटमेंट लिखेगा, बीच में ब्लैंक छोड़ देगा। वही ये क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको इफ़, ओनली इफ़ या इफ़ एंड ओनली इफ भरना होगा। तो क्या होगा, अगर उसने पहले P दिया है, फिर ब्लैंक है और बाद में Q दिया है, तो P ओनली इफ Q, P ओनली, क्योंकि P क्या है, P तभी होगा अगर Q हो गया है, तो क्योंकि Q उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है P के लिए। और Q अगर पहले लिखा है उसने, P बाद में लिखा है, तो Q इफ P, Q इफ P। ऐसे भी कह सकता है, इसको ऐसे कह सकते हैं इफ P देन Q। ऐसे इस फॉर्म में पूछता नहीं नॉर्मली, लेकिन बाई चांस अगर पूछ ले तो इफ P देन Q, ऐसे यही फॉर्म पूछता है। अब एक चीज़ और भी है जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, बाय इम्प्लीकेशन। अगर P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, तो P इफ Q, या कह सकते हैं Q इफ P, या कह सकते हैं P इफ एंड ओनली इफ Q, या फिर कह सकते हैं Q इफ एंड ओनली इफ P। दोनों एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं अगर तो वहाँ पे इफ एंड ओनली इफ लगाते हैं, या आई डबल एफ लगा सकते हैं, फिर पहले कोई हो बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर इम्प्लीकेशन है सिर्फ, तो इंपॉर्टेंट ये बात यह है कि पहले कौन है। अगर पहले P है बाद में Q है तो ओनली इफ लगेगा, अगर पहले Q है बाद में P है तो इफ लगेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। P इम्प्लाइज Q में, P इम्प्लाइज Q में। तो इस बेसिस पे मैं क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करता हूँ जो आपने पूछा है। 1.5 का क्वेश्चन 7, ए पार्ट है हमारे पास x इज इक्वल टू √4, ब्लैंक है यहाँ पे x इज इक्वल टू 2। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि इसने बोला है फिल इन द ब्लैंक्स विद इफ, आई डबल एफ, आई एफ, इफ या ओनली इफ। आपको यहाँ पे फिल करना है क्या क्या, या तो फिल करेंगे आप इफ एंड ओनली इफ, या फिल करेंगे इफ, या फिल करेंगे ओनली इफ, ठीक है। तो या तो ये कंडीशन होगी आपके पास, या ये होगी, या फिर इनमें से कोई एक होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जज करना है। देखिए अगर x√4 है तो क्या x2 होगा? बिल्कुल होगा। x√4 होने का मतलब x2 है, और 2 को √4 लिखा जा सकता है, तो ये दोनों दूसरों को इम्प्लाई करते हैं। x अगर √4 है तो x2 है, और अगर x2 है तो x√4 है। कुछ बच्चे बोल देंगे सर कि प्लस माइनस क्यों नहीं बोला आपने, क्योंकि सर अगर ये x² होता, अगर इधर होता x² इज इक्वल टू 4, तो उस केस में मैं जब रूट लगाता प्लस माइनस लिखता, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी उसने दिया हुआ है x इज इक्वल टू √4। तो ये स्टेटमेंट, ये P है, ये Q है, तो P इम्प्लाइज Q एंड गेट्स इम्प्लाइड बाय Q, तो यहाँ पे आएगा आई डबल एफ, इफ। ठीक है जी। बी पार्ट पे आ जाइए सर। बी पार्ट बोल रहा है x² मोर देन 0, ब्लैंक है x मोर देन 0। देखो समझिएगा आप इस बात को, अगर x पॉजिटिव है, या पहले अगर x² पॉजिटिव है तो क्या x पॉजिटिव होना ज़रूरी है? नहीं। -1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, -2 का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो ये जो x² पॉजिटिव है, डज नॉट इम्प्लाई x पॉजिटिव, ये उसको इम्प्लाई नहीं कर रहा। लेकिन अगर x पॉजिटिव है तो x² तो पॉजिटिव होगा ही, तो मतलब x मोर देन 0 इम्प्लाइज x² मोर देन 0। तो P पहले दिया है, Q यहाँ पे इसने Q पहले दिया है, P बाद में दिया है, Q P सफिशिएंट कंडीशन पहले दी है, नेसेसरी बाद में दी है। तो मैंने क्या कहा था, इसमें क्या लगाते हैं आप, Q
इफ पी, यहाँ पे क्या आ जाएगा इफ। समझ आ रही बात आपको? क्योंकि x मोर देन जीरो इंप्लाई कर रहा है एक्स स्क्वायर मोर देन जीरो को। एक्स स्क्वायर मोर देन जीरो होने पर x जीरो हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया था -1 जो है वो अगर मोर देन जीरो है तो x मोर देन जीरो नहीं होता उस केस में, ठीक है, एक्स स्क्वायर मोर देन जीरो होता है। समझ रहे हैं? ठीक है। सी पार्ट, कोई डाउट हो तो बोल दीजिएगा अभी प्लीज़। वैसे आप अपना म्यूट रखिए वरना मेरे कान में बार डिस्टर्बेंस होगी। किसी का अचानक से माइक खुल जाता है ना तो फिर वो परेशानी करता है। कुछ पूछना हो तो माइक ऑन करके पूछिए, राइट। सी पार्ट में कह रहा है एक्स स्क्वायर लेस देन 9 ब्लैंक एक्स लेस देन 3। एक्स स्क्वायर लेस देन 9 ब्लैंक एक्स लेस देन 3। देखो अगर एक्स स्क्वायर 9 से छोटा है इसका मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर लेस देन 9 का मतलब ये है कि एक्स जो है इट इज़ मोर देन -3 लेस देन 3। इसका मतलब यही है एक्स स्क्वायर लेस देन 9 इम्प्लाइज एक्स बिटवीन -3 to 3, यानी एक्स स्क्वायर लेस देन 9 इम्प्लाई करता है एक्स लेस देन 3 को। एक्स स्क्वायर लेस देन 9 इज इम्प्लाइंग एक्स लेस देन 3, मगर क्या एक्स लेस देन 3 इम्प्लाई करता है एक्स स्क्वायर लेस देन 9 है? नहीं। लेस देन 3 पर तो एक्स तो -6 भी हो सकता है, -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। एक्स लेस देन 3 इसको इम्प्लाई नहीं करता, यानी आपको दे रखा है यहाँ पे P इम्प्लाइज Q, और मैंने बताया था क्या P इम्प्लाइज Q में P के साथ ब्रैकेट बीच में क्या लिखेंगे आप? ओनली इफ। तो क्योंकि यहाँ पे आपको पहले दी है क्या? सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन इम्प्लाइज नेसेसरी कंडीशन, तो क्या आएगा यहाँ पे? ओनली इफ P इम्प्लाइज Q। ठीक है, ये देखना है कि जो सफिशिएंट कंडीशन है वो पहले दिया है, नेसेसरी पहले दिया, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे। ये चेक करना ज़रूर आना चाहिए सर। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पॉपुलर है, बहुत बार आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है डाउट में, ये बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन। डी एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ब्लैंक एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब देखते हैं ज़रा डी में क्या है। अगर ये टर्म 0 है, अगर ये टर्म 0 है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो 0 कभी नहीं हो सकता, एक्स 0, इसका मतलब ये है दिस मीन्स एक्स 0 है। और अगर एक्स 0 है तो ये भी 0 है, तो मतलब P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। तो क्या है यहाँ पे? बाय इम्प्लीकेशन है, इफ एंड ओनली इफ, यानी IFF। एक्स इंटू एक्स प्लस 1 का मतलब है कि एक्स 0 है, और अगर एक्स 0 है तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1 भी 0 है, दोनों एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं, तो इफ एंड ओनली इफ, यानी IFF इफ। ई पार्ट पे आ जाइए सर। ई है एक्स टाइम्स एक्स प्लस 3 लेस देन 0 एक्स मोर देन -3। ठीक है, ठीक है जी। आप बताना चाहते हैं, बताइए। नहीं, पहले इसको चेक करो ना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करो, पहले इसको चेक करो। देखो इसको चेक करते हैं। एक्स टाइम्स एक्स प्लस 3 जो बड़ा है उसको चेक करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि लेफ्ट को ही चेक करना है, पहले जो बड़ा है उसको चेक करना है, बड़ा ही है। ये नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव तब होगा जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, जब x पॉजिटिव एंड x प्लस 3 नेगेटिव, और x नेगेटिव एंड x प्लस 3 पॉजिटिव, यानी x 0 से बड़ा हो और माइनस से छोटा हो, ये तो नल सेट है। क्योंकि अगर x 0 से बड़ा होगा तो -3 से छोटा नहीं हो सकता, -3 से छोटा होगा तो 0 से बड़ा नहीं हो सकता, नल सेट है। और x 0 से छोटा है -3 से बड़ा, ये हो सकता है, x मोर देन 0 लेस देन -3। मतलब ये इसको इम्प्लाई करता है, x इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन 0 इम्प्लाइज x मोर देन -3। लेकिन क्या x मोर देन -3 इसको इम्प्लाई करता है? आप एक बार x को 10 लेके देखो, अगर x 10 लोगे तो ये 10 और ये 13, 10 इंटू 13 होगा 130, नेगेटिव तो नहीं आ रहा, तो ये उसको इम्प्लाई नहीं करता। समझ रहे हैं? ये उसको इम्प्लाई नहीं करता। तो P इम्प्लाइज Q है यहाँ पे, तो व्हेन वी हैव P इम्प्लाइज Q तो क्या लगाते हैं बीच में? हम बीच में लगाते हैं ओनली इफ। था ना, अगर उसने पहले दिया है P बाद में दिया Q, बीच में ब्रैकेट है, तो क्या आएगा? ओनली। ये आइडेंटिफाई करना है आपको कि क्या गिवन है, व्हाट इम्प्लाइज व्हाट। जब ये आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये रूल आपको याद होना चाहिए ना सर, ये रूल जो लिखा है मैंने आपको याद होना चाहिए, वरना तो दिक्कत आएगी फिर इसके बिना, राइट। इतने ही पार्ट से इसमें हो गया, ई तक तो हो गया जी। 1.7 रुको बेटा एक सेकेंड, 1.6 में किसी को डाउट है?
अच्छा, थ्योरी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग ड्यूबियस स्टेटमेंट इफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेज। देखो P है इन्फ्लेशन इंक्रीजेज, इफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेज देन Q है एम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस। आप ना आगे जाके सेमेस्टर 3 में मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे फिलिप्स का, उसका स्टेटमेंट यही है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ होता है। तो ये बोल रहा है क्या, इफ P देन Q, मतलब P इम्प्लाइज Q दे रखा है इसने यहाँ पे, ठीक है, P इम्प्लाइज Q दिया है, तो P आपका हो गया सफिशिएंट कंडीशन, Q हो गया नेसेसरी कंडीशन। इसमें बोल रहा है कि आगे कुछ पार्ट्स हैं, कौन सेम है कौन डिफरेंट है बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, कौन कौन इनमें से सेम है कौन कौन से डिफरेंट है वो बता देना आपको। ए में बोल रहा है आपको, मैं रीड करूंगा सिर्फ और समझाऊंगा, फॉर अनएम्प्लॉयमेंट टू डिक्रीज इन्फ्लेशन मस्ट इंक्रीज। मतलब जो P है वो नेसेसरी कंडीशन है Q के लिए। स्टेटमेंट पढ़ना ध्यान से, कह रहा है फॉर अनएम्प्लॉयमेंट टू डिक्रीज इन्फ्लेशन मस्ट इंक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट तभी गिरेगी जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब इन्फ्लेशन का बढ़ना नेसेसरी है। मतलब ये कह रहा है, मैं ये नहीं कह रहा वो सच बोल रहा है, हमें तो ये जज करना है, वो जो बोल रहा है मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ये कह रहा है क्या कि इन्फ्लेशन मस्ट इंक्रीज, मतलब इन्फ्लेशन का बढ़ना नेसेसरी कंडीशन है। व्हाट डू यू थिंक, मैंने क्या बताया था, इफ P देन Q में P क्या है, P सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी नहीं है। तो आप लिखेंगे फॉर अनएम्प्लॉयमेंट टू डिक्रीज इन्फ्लेशन मे इंक्रीज बिकॉज increase of inflation is not necessary condition, increase of inflation is not necessary condition। हाँ, अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो अनएम्प्लॉयमेंट जरूर फॉल करेगा, ये बात तो सच है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट फॉल करने के लिए इन्फ्लेशन का बढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि P यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट इक्विवेलेंट, राइट। बी पार्ट में आ जाइए सर। हाँ यही बात, ठीक है। नहीं ऐसे मत लिखो उसको, नहीं नहीं ऐसे मत करो, जो मैंने आपको बताया वो लिख दो, ठीक है। A sufficient condition sorry, a sufficient condition for unemployment to decrease is that inflation increases। तो देखो सर अभी बता दिया मैंने आपको कि इन्फ्लेशन का इंक्रीज करना सफिशिएंट कंडीशन है, तो ये ट्रू है। सो दिस इज इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, उसने साफ साफ बोल दिया कि इन्फ्लेशन इंक्रीज करना सफिशिएंट कंडीशन है यहाँ पर, तो इक्विवेलेंट है, सच बात है। तो फिर बोल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट कैन ओनली डिक्रीज इफ इन्फ्लेशन इंक्रीज है, तो ए वाली बात इसने बस लैंग्वेज चेंज कर दी। अनएम्प्लॉयमेंट तभी कम हो सकती है अगर इन्फ्लेशन बढ़े, मतलब इन्फ्लेशन का बढ़ना नेसेसरी कंडीशन बोल रहा है, ये तो नहीं है। हम क्या कहेंगे, वो जो ऊपर लिखवाया था, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर फॉल या डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, देयरफॉर द करंट स्टेटमेंट इन पार्ट सी इज नॉट इक्विवेलेंट टू गिवन स्टेटमेंट, इसके इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है जी। सी भी सही नहीं है। डी पे आ जाओ, इफ अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट डिक्रीज देन इन्फ्लेशन डज नॉट इंक्रीज। देखो ये सही बात है, इन्फ्लेशन के बढ़ने पर अनएम्प्लॉयमेंट जरूर फॉल करेगा, इन्फ्लेशन के बढ़ने पर अनएम्प्लॉयमेंट जरूर फॉल करेगा, क्योंकि P इम्प्लाइज Q है, P इम्प्लाइज Q, इसका मतलब ये होता है नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट फॉल नहीं किया है तो शर्तिया बात है कि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़रूर फॉल करता, सफिशिएंट कंडीशन था वो, तो सफिशिएंट था। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट फॉल नहीं किया है तो गारंटीड है फिर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता अनएम्प्लॉयमेंट ज़रूर फॉल करता। तो ये बात आपकी ट्रू है, दिस इज इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, वैसे भी ये आप जानते हैं। ई में क्या बोल रहा है, कुछ बात समझना है बोल दीजिएगा प्लीज़। ई में क्या बोल रहा है, अननेसेसरी कंडीशन फॉर इन्फ्लेशन इंक्रीज इज अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, सिंपल सी बात है, तो नेसेसरी है, क्यों नेसेसरी होता ही है, तो ट्रू है ये बात। तो इन्फ्लेशन के बढ़ने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट का घटना नेसेसरी कंडीशन है, हाँ जी, क्यू इज़ नेसेसरी कंडीशन, ये नेसेसरी कंडीशन होता है, P सफिशिएंट होता है, बताया था ऊपर आपको मैंने, अभी वैसे क्लास में पढ़ाई रखा, अभी वापस रिपीट किया था। तो ये भी ट्रू है, यानी ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, राइट।
हाँ जी प्राची। अब 1.6 में किसी को डाउट है कोई और? नहीं है। 1.7 बोलो, बहुत देर से आपकी रिक्वेस्ट आ रही है 1.7 को लेकर। हम खोल लेते हैं 6 क्वेश्चन, ठीक है जी। 1.7 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज आर ट्रू if any formula is false, find a counter example to demonstrate this using a Venn diagram if you find it helpful। बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये वाला भी एग्जाम में आया हुआ है। देखो आपको बताना है कि ट्रू है या ट्रू नहीं है, ट्रू है तो या नहीं है तो वेन डायग्राम से या कोई एग्जाम्पल लेके बताइए, ऐसा कह रहा है वो। कह रहा है क्या ए पार्ट में बोल रहा है ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ये ट्रू है क्या? नहीं, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। ए माइनस बी और बी माइनस ए हमेशा इक्वल हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज फॉल्स बिकॉज इफ यू टेक एग्जाम्पल दैट ए इज ए बी सी, बी इज ए, सो ए माइनस बी इज बी सी, बट बी माइनस ए, बी में ऐसा कुछ नहीं हो जो ए में ना हो। ए माइनस बी मतलब ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, बी और सी। बी माइनस ए मतलब बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, बी में ऐसा कुछ है ही नहीं जो ए में ना हो, तो नल सेट है, तो दे आर नॉट इक्वल। दिस मीन्स ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। बी पार्ट नहीं, ऐसे नहीं करो बेटा। सेकंड चैप्टर के लिए एक मिनट रुको, क्या है मुझे मैसेज फिर बच्चों को करना पड़ेगा ना। सेकंड चैप्टर के लिए कल रखेंगे डाउट क्लास। अगर कोई अर्जेंसी है तो क्लास के बाद मेरे से पूछ लेना, अर्जेंसी नहीं है तो एक दिन वेट कर लो, कल सेकंड क्लास चैप्टर की डाउट क्लास रख देंगे, आपको बता देंगे। हाँ, वेट कर, ठीक है। नेक्स्ट वीक तक तो टाइम है फिर आपके पास, क्या दिक्कत है फिर? तो नेक्स्ट वीक टेस्ट है तो फिर तो टाइम है, फिर कोई ऐसी बात नहीं, फिर वेट कर लो थोड़ा सा, कल रख देंगे क्लास। बी पार्ट में कह रहा है ए सबसेट बी बाय इम्प्लीकेशन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी जो है वो इक्वल आएगा। देखिए तो वेन डायग्राम से जल्दी बन जाएगा। ए बी का सबसेट है, ये सेट बी है, ये सेट ए है। यहाँ पर A यूनियन B क्या है? सेट B है obviously. All the elements of A and all the elements of B without repetition. So A union B is set B. And when A union B is set B, that means all the elements of A are present in B. So A is subset of B. So it is true. डायग्राम बना दिया आपने। C पार्ट में बोल रहा है क्या? A is subset of B. बाय इम्प्लीकेशन ए एंड बी सेम है क्वेश्चन, वो तो यही क्वेश्चन वापस पूछ लिया उसने। वेन डायग्राम बनाया आपने, ए बी का सबसेट है तो ए बी में कॉमन पार्ट क्या है? ये कॉमन। सो व्हेन ए सबसेट ऑफ बी, ए एंड बी इज ए है, ये बी है। व्हेन ए सबसेट ऑफ बी, ए एंड बी इज ए, एंड व्हेन ए एंड बी इज ए, दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, सो ए सबसेट ऑफ बी। लिख सकते हैं थ्योरी में बात मैंने जो कही आपको। डी पार्ट ए एंड बी इज इक्वल टू ए एंड सी इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी। एक ना बचपन में एक खेल खेला करते थे, खेलने वाली बात है सर, कि 0 को 1 के इक्वल प्रूफ कर दो, 0 को 1 के इक्वल प्रूफ कर दो। कैसे कर दोगे जी? 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 की पावर 1 इज इक्वल टू 1, मतलब 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 की पावर 1, मतलब 0 इज इक्वल टू 1। ध्यान है आपको? बस खेलने के लिए है, इसमें एक लॉजिकल प्रॉब्लम है इसके अंदर, अभी उस पर नहीं जा रहा। खैर ये कुछ वैसा सही स्टेटमेंट है कि ए एंड बी इज इक्वल टू ए एंड सी, देन बी इज इक्वल टू सी। ये सच नहीं है, दिस इज फॉल्स। और बड़ा ईजी है इसको प्रूफ करना। ए है, ए ऊपर जो एग्जाम्पल है वो ले लेता हूँ, B is B, C is C,
व्हाट इज ए एंड बी? ए एंड बी इज या एक सेकेंड, एक सेकेंड, मुझे इनको प्रूव करना है कि ए एंड बी और ए एंड सी इक्वल है। तो बी ई एफ और सी को ले लेते हैं बी पी क्यू। लीजिए ए एंड बी आ रहा है आपके पास बी, ए एंड सी आ रहा है आपके पास बी। ए एंड सी इक्वल है, मगर क्या बी और सी इक्वल है? इक्वल नहीं है। ए एंड बी इज इक्वल टू ए एंड सी, बट बी एंड सी आर नॉट इक्वल, वो इक्वल नहीं है। अब इसका सेकेंड लास्ट पार्ट है ई। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी। हाँ जी प्राची, व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको? अच्छा, आंसर है आपके पास? नहीं, वो अलग बात है, आंसर है आपके पास, वो नहीं पूछ रहा मैं। पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, कि ये ट्रू है या फॉल्स है? अच्छा, अब आंसर पता ही है फॉल्स है, तो मैं ट्रू के बोलूँ, लेकिन वजह नहीं पता चल रही आपको। ठीक है, बताते हैं। ये बात सही कही आपने कि जब आपको पता है कि ये फॉल्स लिखा हुआ आंसर आपके पास है, तो फिर आप ट्रू क्यों बोलोगे इसको? वजह मगर पता नहीं है। सिंपल सी बात है, देखो सेम ऐसे एग्जांपल लेंगे आप। ए लेते हैं, ए बी सी। अब ए यूनियन बी और ए यूनियन सी इक्वल है, मतलब ए यूनियन बी भी ए ले लो और ए यूनियन सी भी ए ले लो। तो बी को ले लो बी, सी को ले लो सी। तो ए यूनियन बी आएगा आपके पास ए बी सी, ए यूनियन सी आएगा आपके पास ए बी सी। दोनों इक्वल है, मगर बी और सी इक्वल नहीं है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। लास्ट पार्ट। अच्छा, 10 मिनट में ख़त्म होगी क्लास। अगर डाउट्स होंगे तो मैं उसको वापस स्टार्ट कर दूंगा, देखते हैं। लास्ट पार्ट, एफ पार्ट। ए ऑब्लिक बी ऑब्लिक सी इज इक्वल टू ए ऑब्लिक बी ऑब्लिक सी। ये ट्रू है फॉल्स है? ये भी फॉल्स है सर। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला। तो बी ऑब्लिक सी क्या है यहाँ पे? बी ऑब्लिक सी है नल सेट। बी ऑब्लिक सी, सॉरी, मतलब बी ऑब्लिक सी है बी, सॉरी, बी ऑब्लिक सी इज बी, मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन सी, तो बी है। ए ऑब्लिक बी ऑब्लिक सी क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी ऑब्लिक सी, बी को छोड़कर ए सी। फिर हमको चाहिए ए ऑब्लिक बी। ए ऑब्लिक बी इज ए सी एंड ए ऑब्लिक बी ऑब्लिक सी। ए सी में से अगर सी का एलिमेंट सी हटा दूंगा तो ए बच जाएगा, तो दे आर नॉट इक्वल। ए ऑब्लिक बी ऑब्लिक सी इज नॉट इक्वल टू ए ऑब्लिक बी ऑब्लिक सी, सो दे आर अनइक्वल। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ एग्जाम्पल उसने एक बोला है कि काउंटर एग्जाम्पल लेके दिखा दीजिए। हाँ जी, और किसी को डाउट है कोई? सेकंड चैप्टर बेटे वो मैंने बताया आपको, अभी क्या करते हैं, कल रख लेते हैं क्लास, क्योंकि आपका नेक्स्ट वीक टेस्ट है, तो कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। कल रखते हैं तसल्ली से, बाकी बच्चों को भी चांस देते हैं, सब लोग पूछेंगे डाउट्स। वैसे चैप्टर 1 में जानता हूँ ईजी था, बहुत ज़्यादा डाउट्स आपके नहीं थे, वैसे भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपके पास होते हैं जनरली अवेलेबल। कोई और डाउट अगर आपके पास हो तो फिर आप मुझे भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप पे भेजिएगा, या एक और क्लास रख लेंगे, बता दूंगा मैं आप लोग को। ठीक है? कॉलेज में क्या? नहीं 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 नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, तो उसकी ज़रूरत नहीं कॉलेज में। हाँ हाँ, वो सॉल्यूशन तो है आपके पास ना, जो हमने आपको अपनी पीडीएफ दी है, वो सॉल्यूशन तो आपके पास हैं। हाँ, वो तो है आपके। फिर भी उसमें से भी आप पूछिए ना कोई डाउट। भाई सॉल्यूशन होना एक बात है, समझ में आना दूसरी बात है। अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन है मगर मुझे समझ नहीं आया, तो डाउटलेस इसलिए तो करते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप आइए पूछिए, डाउट सेशन में आके डिस्कस कीजिए अपनी बात को। ठीक है, चलिए, तो फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट डाउट क्लास में। अभी स्टैट्स की भी रखनी है क्लास,
इसके बाद आधे घंटे में स्टैट्स की क्लास स्टार्ट करूँगा, ठीक है। हाफ एन आवर में स्टैट्स की डाउट क्लास स्टार्ट करूँगा, आपके पास लिंक आ जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैथ्स के सेकंड चैप्टर बोल रहे हैं आप, तो वो कल रखूँगा। टाइम आपको अभी जब क्लासेस ख़त्म हो जाएंगे व्हाट्सएप कर दूँगा टाइमिंग आपको, क्या टाइम रखेगा क्लास का, राइट। ओके।